यस, नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में अपने सीखने वाले हैं एनजीओ के बारे में। एनजीओ से रिलेटेड टोटल डिटेल वीडियो ये रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एनजीओ के कितने ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन कराने के और कौन से मेथड में आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ठीक है, कौन से कंसर्न का आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन बाई वन आप सारी वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको पूरा जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसका टॉपिक सेक्शन 8 दिया है, बट टॉपिक सेक्शन 8 समझाने का है, बट बिकॉज़ ये एमसीए में रजिस्ट्रेशन होता है, बट एनजीओ का मैं सारा चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? सबसे पहले ये समझ के रखिए कि कोई भी एनजीओ इंडिया में रन करने के लिए, ठीक है? एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या-क्या ऑप्शंस है? पहला ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है, दूसरा सोसाइटी है, तीसरा सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है? ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए आपको एक ट्रस्ट डीड जो है वो आपको करना पड़ता है, ठीक है? ट्रस्ट डीड कहाँ पे होता है? वो आपके आस-पास में जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? उसका एक ट्रस्ट डीड का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट और आप दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? उसके अंदर होता है। तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज़ एक्ट 2013। सेक्शन 8 क्या कंपनी होता है? सेक्शन 8 कंपनी जो है उसको जो फैसिलिटीज़ है या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एनजीओ टाइप का होता है। एनजीओ का मतलब क्या होता है? यदि आप एनजीओ करना चाह रहे हैं, उसका सिंपल सा मतलब है कि आप सोशल वेलफेयर का काम करने वाले हैं, ठीक है? सोशल एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, ठीक है? सोशल एक्टिविटीज़ आप किसी भी वे में कर सकते हैं टू पॉवर्टी पॉवर्टी को आप रोकने के लिए या एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए या हंगर को जो भी गरीब लोग जो भूखे लोग होते हैं उनको खिलाने के लिए। तो मतलब ये सारे क्या होता है, एक वेलफेयर का काम है। एक सोसाइटी एट लार्ज में एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं जिसके लिए आप सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो मैंने क्लियरली आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एनजीओ स्टार्ट करने के लिए आप ये 3 तरीके से एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ एनजीओ ही है। पहला ट्रस्ट है, दूसरा सोसाइटी है, तीसरा सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है? सेक्शन 8 कंपनी सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, सोसाइटी भी ऑनलाइन है, बट टेक्निकली ये ऑफलाइन भी जाकर के आपको सारी चीज़ें करवाना पड़ता है। सेक्शन 8 कंपनी जो है, और कुछ लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सेक्शन 8 कंपनी और सेक्शन 25 कंपनी जो 1956 एक्ट में हुआ करता था, दोनों सेम ही है, ठीक है? क्योंकि सेक्शन 25 उस वक़्त हुआ करता था, अभी उसका नाम क्या है? सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है? क्योंकि कंपनीज़ एक्ट 1956 से अभी 2013 हो गया है, ठीक है? मेरे से एडवाइस लेंगे तो यदि आप अच्छे लेवल पे वेलफेयर का काम के लेकर के आप एक एनजीओ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आज के डेट में जो क्रेज़ है वो सेक्शन 8 कंपनी का है, क्योंकि उसपे कंपनीज़ भी ट्रस्ट करके सीएसआर का आपको फंडिंग करती है। क्योंकि क्या होता है, ट्रस्ट और सोसाइटी में यदि हम लोग करते भी हैं तो उसका एक कुछ हम ट्रैकिंग नहीं रख पाते हैं, उसका बैलेंस शीट मुझे नहीं मिल पाता है, पीएल नहीं मिल पाता है, हमने जो फंड दिया है वो फंड कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसका कोई भी ट्रैकिंग नहीं होता है। बट सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है। तो जो पर्सन आपको डोनेट कर रहा है पैसा, उसके पास एक माइंड में स्टेबिलिटी रहता है कि यस, मैंने जो पैसा डोनेट किया है वो एक सही जगह पे खर्चा होगा। एटलीस्ट हम लोग बैलेंस शीट या पीएल में हम देख पाएँगे कि खर्चा वो कहाँ-कहाँ पे किया गया है। तो फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैं बोल सकता हूँ कि सेक्शन 8 कंपनी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इवन फॉर सीएसआर फंडिंग। ठीक है? नेक्स्ट मैंने लिखा है, यू कैन रजिस्टर एनजीओ या एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप एनजीओ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, मतलब वो आप क्या कर रहे हैं? आप एनजीओ या एनपीओ कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट नहीं है। किस-किस फील्ड में ये सेक्शन 8 कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? फील्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉमर्स, चैरिटी, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट, रिसर्च एंड रिलीजन, ये सारी चीज़ में आप कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए जो डोनर होता है वो आपसे माँगता है 12 ए और एटीजी का सर्टिफ़िकेट, ठीक है? ये 12 ए एटीजी क्या है और इसको लेकर के हम पूरा एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब पे है। आप देखेंगे, आपको पूरा डाउट कन्फ्यूज़न जो भी रहेगा क्लियर हो जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन से फॉर्म्स में होगा, 12 ए क्या है, उससे किसको बेनिफिट होगा, एटीजी क्या है, उससे किसको बेनिफिट होगा। ये सारा आपको वहाँ पे डिटेल डिस्कशन मिल गया। आज का जो टॉपिक है, हम जानना चाहेंगे कि एनजीओ हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन-सा व्हिच इज़ द बेस्ट मेथड रहेगा टू गेट द फंडिंग एंड ऑल, ठीक है? फिर डोनर डोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्यूमेंट्स वो माँगते हैं टू फंड, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? द कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है सेक्शन 8 कंपनी को, जिसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऊपर बताया सिमिलर है, ठीक है? सेक्शन 8 कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड एनजीओ, ठीक है? ये एनपीओ। ये क्यों प्रिफर्ड है मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि इसका एक रजिस्ट्रेशन भी ईज़ी है, ऑनलाइन है और हमारे को क्या मिलता है, यदि मैं आपको फंड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, ट्रांसपेरेंसी। मैं तो चाहूँगा ना कि मैं आपको फंडिंग कर रहा हूँ कि आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें। जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपके थ्रू मैं आपको डोनेट किया कि ठीक है, आप वो कराइए या कोई गरीबों को खाना खिला दीजिए, भूखे को। तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपके थ्रू करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी रहे, आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहे। तो वो सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब सब कुछ मुझे पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे पैसा फंडिंग मतलब मैंने जो फंड किया उसको आप यूज़ कर रहे हो। तो सेक्शन 8 कंपनी काफ़ी प्रेफरेबल होता है, ठीक है? इसका कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स भी है, ठीक है? बिकॉज़ इट्स फंक्शन लाइक ए लिमिटेड कंपनी, ठीक है?
इट हैज अथॉरिटी टू वर्क, आप पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी से नॉट फॉर प्रॉफिट, इट मीन्स सेक्शन एट कंपनी कैन नॉट अर्न प्रॉफिट, ठीक है। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो फिर सैलरी वैलरी, देखिए सैलरी वैलरी जो वर्ष काम करेंगे उनको तो आप सैलरी देंगे डेफिनेटली, वो सब कर सकते हैं। बट प्रॉफिट एक जो होता है अर्न करना, जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप प्रॉफिट अर्न करते हो, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस और इसका स्ट्रक्चर ही जो है आपको सोशल वेलफेयर का है, ठीक है। दैट्स वाई गवर्नमेंट भी आपको टैक्स में एग्जम्पशन देती है। In fact, such NGO can generate profit, but the income of Section 8 company must be used to promote only charitable object. जब हम लोग पढ़ते हैं 12 एटीजी के टाइम पे, ये चीज आपको वहां पे मैं बताऊंगा। यदि आप कुछ प्रॉफिट अर्न भी करते हैं तो वो आपको डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर्स को या ये सब को नहीं होता। यदि सेक्शन 8 कंपनी बना रहे लिमिटेड बाई शेयर या जो भी, तो उसमें मेंबर्स ऑफ द कंपनी को आप डिविडेंड नहीं दे सकते, बट उसका जो पैसा आ रहा है ना, वापस उस पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रमोट या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। ये कंपनी भी सिमिलर है ट्रस्ट और सोसाइटी को लेकर के, वो मोरलेस ऑफलाइन में जाता है, मैक्सिमम चीजें होती है, तो पीपल प्रीफर कि भैया सेक्शन 8 कंपनी करा लेते हैं, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट और सोसाइटी का, बट सेक्शन 8 कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलता है उसको। नेक्स्ट, अब आप बोलेंगे सर सेक्शन 8 कंपनी मैंने माइंड तो बना लिया कि मुझे सेक्शन 8 कंपनी बनाना है। अब मुझे आप बताइए सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मैं कैसे इसको प्रोसेस करूँ? ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड आपके माइंड में यदि सीएसआर को लेके भी कोई कन्फ्यूजन है, मैं सीएसआर पे सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सीएसआर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? उसकी रिटर्न्स फाइलिंग कैसे होती है? कौन से पर्सन एलिजिबल है फॉर सीएसआर? ठीक है? मतलब आप सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन ले लिए, वेदर आप आज ही के डेट में सीएसआर में अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं? उसपे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के डेफिनिटली आऊँगा। यदि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज कमेंट। टू रजिस्टर एन एनजीओ एज सेक्शन 8 कंपनी वी रिक्वायर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। देखिए डॉक्यूमेंट ज्यादा कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। फोटोग्राफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर, पैन, आईडी प्रूफ चाहिए होगा, रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होगा उन लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप जहाँ पे भी सेक्शन 8 कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पे वहाँ का एड्रेस प्रूफ के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, ठीक है। वी कैन ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीजें जो मेरे को ड्राफ्ट करना होगा वो सारी चीजें मैं करके आपको भेज दूंगा फॉर साइनिंग, यदि आप हमारे इनसे करवाते हैं तो। नेक्स्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स एंड बेनिफिट, ठीक है। बेसिकली इसको हमको पहले डिस्कस करना चाहिए था, बट ठीक है। फीचर्स एंड बेनिफिट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि सेक्शन 8 कंपनी हो या कोई भी एनजीओ है, उस वो क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एग्जाम्पशन मिलता है। दे लेवरेज द एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 12 ए। एक सेक्शन है, आप ऐसे समझ के रखिए, एक सेक्शन है 12 ए इनकम टैक्स एक्ट का, जहाँ पे जो सेक्शन 8 कंपनी है उसको एग्जाम्पशन मिलता है। अभी मैं आपको डोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ। डोनर, जैसे डोनर डोनी क्या होता है आप सिंपल समझिए, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं डोनर हूँ, ठीक है। डोनर क्यों हूँ? क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं डोनर हूँ, ठीक है। आप रिसीव कर रहे हो तो आप डोनी हो। तो 12 ए जो सेक्शन है वो डोनी के लिए समझ के रखिए सिंपल भाषा में। और 80G की जो बात करते हैं वो डोनर यूज करता है। वो डोनर बोलता है कि भैया मुझे 80G सर्टिफिकेट दो ताकि मुझे टैक्स का डिडक्शन मिले। क्योंकि मैं तो डोनेट कर रहा हूँ, मैं तो पैसा इसलिए आपको नहीं दिया हूँ कि आप, मैं उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ या कुछ भी, मैं तो डोनेट कर रहा हूँ। तो मुझे सरकार ने एक बना के रखा है ये सेक्शन, यदि आप कुछ डोनेट करते हो तो उसमें आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीजें आपको मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो वेलफेयर के लिए दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट भी एग्जाम्पशन दे के रखी है, ठीक है। तो आपको जो 12 ए का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है फॉर डोनी बेनिफिट्स एंड 80G, क्योंकि आपसे मैं मांगूंगा डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे 80G सर्टिफिकेट देंगे, उसके बेसिस में मैं उसका डिडक्शन ले पाऊंगा जो पैसा मैं आपको डोनेट किया। पक्का पक्का समझ में आया? तो इसमें क्या आपको मिला, एक 12 ए और एक 80G। 12 ए किसके लिए है? धोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सेक्शन 8 कंपनी उनके लिए या ट्रस्ट सोसाइटी जो भी है उनके लिए, टू गेट द एग्जाम्पशन, ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का पक्का समझ में आया, फॉर टैक्स डिडक्शन, क्योंकि मेरे को भी चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट है जीरो स्टैम्प ड्यूटी। एक सेक्शन 8 कंपनी डोंट हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन एओएमए। जब हम लोग नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं वहाँ पे एमओए और एओ के लिए हमारे मेरे को क्या देना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है। बट सेक्शन 8 कंपनी के टाइम में हमें कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ता है, जो अदर्स कंपनी को देना पड़ता है। तो एक आपको स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी बेनिफिट्स आपको इसलिए देकर रखा है क्योंकि आप एक सोसाइटी के लिए, आप एक पब्लिक के लिए, आप चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट बोलेगी मुझे ये टैक्स दो, मुझे ये दो, तो आप तो करोगे ही नहीं। आप बोलोगे भैया एक तो हम पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं, ऊपर से आप मेरे को टैक्स मांग रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी मांग रहे हो, तो इसके लिए ये सारी चीजें बेनिफिट्स एग्जाम्पशंस दे के रखे हैं। देन नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप इजी हो जाता है, ठीक है।
The limited liability companies don't have the advantage to transfer their title or ownership, but the Income Tax Act 1961 does not confine Section 8 companies to transfer their ownership or title, thereby enabling the transfer of both movable and immovable properties without any hurdles. देखिए, इजी ट्रांसफरेबिलिटी हम क्या बोलेंगे? आज सेक्शन 8 कंपनी का कोई भी एक इमूवेबल या मूवेबल कुछ भी आपको ट्रांसफर करना है, उसमें ओनरशिप की मेन हम आपसे बात करना चाहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए देयर आर सो मच हर्डल्स इज देयर, ठीक है। मतलब हम अपना सारा चीज आपको दे रहे हैं, एसेट लायबिलिटी जो भी चीज है, तो एक प्रॉपर वे में उसका ट्रांसफर ओनरशिप का एक स्ट्रक्चर्ड है। बट सेक्शन 8 कंपनी तो आपको पता है ये तो प्रॉफिट के लिए हो ही नहीं रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ बर्डन सर गवर्नमेंट ने नहीं रखा है कि ठीक है आज के डेट में आपको लग रहा है कि आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं चला पा रहे, तो आप इजिली यू कैन ट्रांसफर टू द अदर पर्सन कि भैया अब मैं नहीं चला पा रहा हूँ, यू कैन टेक द चार्ज एंड नाउ यू कैन रन द सेक्शन 8 कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे काफी कॉमन चीज है, 4 नंबर एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लिमिटेड। भले ही ये आपको सेक्शन 8 कंपनी या स्मॉल कंपनी नहीं है, बट उसके नाम में लिमिटेड लगाया नहीं जाता है। कुछ भी लिमिटेड, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड है, तो सबके नाम में लिमिटेड है। बट सेक्शन 8 कंपनी में फाउंडेशन वर्ड दैट इज द वेरी कॉमन, आप देखेंगे तो सेक्शन 8 कंपनी को ये मैंडेटरी नहीं है कि भैया तुम एमसीए में भले ही रजिस्टर्ड हो, बट तुम क्या करो, लिमिटेड लगाओ, उससे उसको एग्जाम्पशन है, ठीक है। वही मैंने लिख के रखा है सिंपल लैंग्वेज में। In contrast to the other limited companies who are under obligation to use companies as limited company, Section 8 companies get exemption from use of any such title. They can use foundation, association, chamber, confederation of IAI जो CII जो होता है, तो वो सब चीजें से आपको एग्जाम्पशन लिमिटेड से मिल करके, और ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम आज के डेट में आप देखेंगे सेक्शन 8 कंपनी होगा तो फाउंडेशन यूज करते हैं फॉर सोशल वेलफेयर, यदि कोई किसी ने इनकॉर्पोरेट किया है। एसोसिएशन होता है कि हम ये एसोसिएशन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, द एसोसिएशन नेम इज दिस, क्योंकि एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज नोन एज द एसोसिएशन। चैम्बर, कन्फेडरेशन, ये सब चीजें। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, वो आपको नॉर्मल कंपनीज में भी होता है, मतलब आप अलग हो हम अलग है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का अपना पैन है, अपना उसका एंटिटी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो बोलना ये चाहता है कि इसका मेंबर्स अलग है और सेक्शन 8 कंपनी अलग है, दैट इज द लॉजिकल थिंग्स कि कंपनी अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और आप अलग हो, ठीक है। इसमें भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल मतलब मान लीजिए खुदा ना खास्ता हुआ नहीं, बट मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो जाता है किसी भी मेंबर्स को, जो वहां पे फाउंडर्स थे या जो भी, फिर भी सेक्शन 8 कंपनी एंटिटी है, एक बड़े लेवल पे वो बड़ी हो जाती है, तो वो चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉई है, उसका एक अपना कोर स्ट्रक्चर है, तो वो चलता रहता है, दैट इज नोन एज द परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी गेट नेशन वाइड यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन, लाइक अनलाइक अदर्स फॉर्म्स ऑफ एनजीओ लाइक ट्रस्ट एंड सोसाइटी, द नेम्स आर सिक्योर अंडर सीआरसी। जैसे क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी का क्या होता है, एक बार आपने सीएसआर में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो पूरी इंडिया में आप कोई भी कहीं से भी कोई बंदा आपको, चाहे कोई भी कंपनी चाहे और कोई बंदा चाहे तो वो डोनेट कर सकता है। कोई कंपनी चाहे तो वो सीएसआर का सर्टिफिकेट आपसे मांगे कि भैया आइदर यू आर रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी एंड यू हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन अंडर सीएसआर, ठीक है। तो आप उनको जब सीएसआर सर्टिफिकेट देते हो तो वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ अब हम आपको सीएसआर का जो हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी है, वो फंड्स को हम आपको दे करके हम आपके थ्रू उस कंप्लायंस को पूरा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको ट्रिकी लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सीएसआर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है, पहले समझिए। कंपनी जब एक लिमिट प्रॉफिट को जब क्रॉस कर जाती है, या टर्नओवर को क्रॉस कर जाती है, या नेट प्रॉफिट क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि भैया तुम्हारा टर्नओवर, तुम्हारा प्रॉफिट, नेटवर्थ एक लिमिट को क्रॉस कर गया, अब तुमको सीएसआर में एक ये सम ऑफ अमाउंट तुमको खर्चा करना है, ठीक है। तो वो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है तुम खुद से भी खर्चा कर सकते हो, या वैसे कंपनी को दो जिसने सीएसआर में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में आपका रोल आता है कि आप सेक्शन 8 कंपनी भी हो और आपने सीएसआर में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो मैं आपको डोनेट कर दूंगा और आप उस हिसाब से उस पैसे को सीएसआर का यूटिलाइजेशन कर लेंगे और मुझे एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की यस इस पैसे को मैंने यहाँ पे खर्चा कर दिया है, उसके बेसिस पे मेरा कंप्लायंस पूरा हो जाएगा, मेरी जो लायबिलिटी थी एज पर डेट लिमिट वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। सीएसआर एक टॉपिक है पूरा, क्योंकि आज के डेट में क्रेज हो चुका है, सारे सेक्शन 8 कंपनी सीएसआर में रजिस्ट्रेशन करा करके सीएसआर का फंडिंग ले रहे हैं और उसके थ्रू वेलफेयर में काम कर रहे हैं। कारो नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। कारो ये ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे उनको कारो में रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फिर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूंगा, तो सेक्शन 8 कंपनी मोर एंड मोर रिलायबल, मतलब काफी उस पर ट्रस्ट होता है लोगों का, क्योंकि वहां पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी होती है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे सर्टिफिकेट दो, मैं mca.gov.in के साइट पर जाकर उसको चेक कर सकता हूँ कि हाँ आप एक्चुअली में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में काफी थोड़ा सा टफ हो जाता है इन कम्पेयर टू सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो आप मेरे से पूछेंगे कि मुझे एनजीओ करना है तो मुझे किस में जाना चाहिए,
आपका बजट ठीक-ठाक है तो सेक्शन 8 कंपनी में जाइए। दे आर रेगुलेटेड लाइक अदर लिमिटेड कंपनी स्ट्रिक्टली एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर कंपनीज एक्ट। आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं इसलिए कंपनी भी आपको सीएसआर के टाइम पे आपको ट्रस्ट करती है, यही आपकी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, ठीक है? दिस गिव्स अ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द आइज़ ऑफ पब्लिक एट लार्ज। सीएसआर रजिस्ट्रेशन 9 नंबर टॉपिक है, एक हम इस पे बात करेंगे। अब आप पूछेंगे भैया हम तो रजिस्ट्रेशन ले लिया, सेक्शन 8 कंपनी कैन रजिस्टर देमसेल्फ सीएसआर फंडिंग बाय फाइलिंग फॉर्म सीएसआर 1। अच्छा नेक्स्ट आप बोलेंगे हमने तो सर आपके कहने पे मैंने सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा दिया एज़ ए एनजीओ, बट मुझे ये बताइए ना मुझे ये कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट ये आप मेरे को बताइए कि कितने सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे मुझे पता चल रहा है बिट्स एंड पीसेस में। तो आप एक जगह पूरा समझ के रखिए, ये पूरा एनुअल कंप्लायंसेस का लिस्ट है, जो आपको पूरे एनुअल अ, बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो एनुअल कंप्लायंसेस में क्या-क्या आता है, वन बाय वन करके अपने समझते हैं। पहला, सेक्शन 8 कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई सेवरल लीगल ऑब्लिगेशन एंड फाइल वेरियस एनुअल कंप्लायंसेस। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है? क्योंकि ये कंपनी है तो सेक्शन 139 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि भैया आपको विदिन 30 डेज आपको क्या करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है? ये अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंप्लायंस का, ठीक है? नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा। रजिस्टर्स में क्या रहता है? हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। रजिस्टर्स में होता है आपको कि मेंबर्स का डिटेल्स होता है, डायरेक्टर्स का डिटेल्स होता है, ठीक है? चार्ज का डिटेल्स होता है, इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स होता है, ठीक है? वो सारे एक रजिस्टर्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यस। कंडक्ट मीटिंग्स। सेक्शन 8 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग अ ईयर, मतलब वन टाइम इन अ ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ता है एंड अदर स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, ठीक है? जैसे बोर्ड मीटिंग, ये सब चीज़ें आपको करनी रहेगी टू टेक द डिसीजंस, ठीक है? 4 नंबर है रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें भी डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक रिपोर्ट देते हैं कि हाँ ठीक है, कंपनी का जो भी कंप्लायंस है या सीएसआर रिस्पांसिबिलिटीज़ था, अकाउंटिंग्स है, सारी चीज़ें ठीक-ठाक है। दैट इज़ नोन एज़ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। वो एक डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है, वो एओसी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फाइल होता है। तो ये सब कंप्लायंसेस की लिस्ट है, आप टेंशन मत लीजिए, ये सब प्रोफेशनल ही करके आपको देगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 6 है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, ठीक है? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स जो भी होगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, अभी नया रूल्स आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और यदि आप इस सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी आपको लगाया जाएगा, ठीक है? तो आप ये सारे कंप्लायंसेस नहीं करने पे आपको ये सारे पेनल्टीज़ लग सकते हैं। तो इन शॉर्ट बोले तो वो सारे कंप्लायंसेस का जो प्रॉब्लम होता है और जो भी आपको करना रहता है, वो तो एक प्रोफेशनल कर देता है, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। बट मोरल ऑफ द स्टोरी आपको आज समझ में आ जाना चाहिए यदि आप एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो कौन से आप तरीके में आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कौन से ऑप्शंस को आपको यूज़ करना चाहिए, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद मैंने आपसे बात किया कि उसका बेनिफिट्स क्या है, मेन उसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी कंप्लायंसेस क्या है। एक आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 8 कंपनी या एनजीओ हमें कोई अदर टाइप में जाना है, तो उसकी क्या कंप्लायंसेस है एंड क्या बेनिफिट्स है, ठीक है? और नहीं कंप्लायंस करने पे क्या नॉन कंप्लायंसेस का पेनल्टी है, ठीक है? येस, तो आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।